सिट साहब, ज़लज़ले आ रहे हैं दुनिया के तूलो अर्ज़ में। बिल्कुल आ रहे हैं। आपने देखा वेनेज़ुएला में आया, फिर फ़िलिपाइन में, वो तो खैर 7 से ज़्यादा था शिद्दत उसकी। सिर्फ ज़लज़ले नहीं, क्लाइमेट चेंज का जो इशू बन वेरिएशंस रहा हो रही हैं लंदन के अंदर, पेरिस के अंदर, हीट वेव, वो लाहौर से भी ज़्यादा गर्मी है वहाँ, और जी। वहाँ कोई पंखे नहीं है, वहाँ कोई एयर कंडीशनिंग नहीं है, बिकॉज वहाँ के मौसम कभी ऐसा हुआ नहीं है। दे नेवर फेल्ट द नीड फॉर एयर कंडीशनर्स एंड फैंस। तो फ्लैट्स के अंदर, घरों के अंदर ना पंखे हैं ना एयर कंडीशनिंग है। वो तो बुरी हालत है उनकी। वो तो अब वो कैनाल्स जो हैं उसके अंदर छलांगे मार के, जैसा लाहौर दी नहर इतनी लोग करते, वो पेरिस में ये हो रहा है। और वहाँ का मौसम एक अजीब सी घुटन जैसा है, क्योंकि ज़ाहिर है इससे पहले वहाँ इस नौयत की गर्मी देखी नहीं गई। अब वहाँ पर उनकी एयर कंडीशनर्स की जो सेल है उसमें रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है यूरोप में, और फिर पंखे वहाँ पर बिक रहे हैं। वो लोग आदी नहीं है इस चीज़। आयशा, मैं तुम्हें बताऊँ, वहाँ जोनिंग लॉज और जो लैंड प्रॉपर्टी के जो लॉज हैं, वहाँ आप एयर कंडीशनर्स, यूके की मैं बात कर रहा हूँ, अमेरिका में फिर और है। क्योंकि अमेरिका में बड़ी गर्मी भी पड़ती है ना। तो वहाँ तो आप इसके जैसे हम यहाँ एयर कंडीशनर लगाते हैं जिसका आउटर यूनिट बाहर होता है, यूके में तो अलाउड नहीं है। तो वो तो वहाँ तो आप बाहर कोई यूनिट लगा ही नहीं सकते। वो कहते हैं ये हमारी सारी डिसफिगर कर देता है हमारी लैंडस्केप जो है, अर्बन लैंडस्केप। तो अब वो वहाँ तो वो पोर्टेबल एयर कंडीशनर्स वो चाइना से आते हैं और इटली से आते हैं, वो बिकते हैं, और वो कमरे के अंदर आप रखते हैं, और एक इस किस्म की होस सी होती है जो कि आप खिड़की के जरिए बाहर ऐसे थोड़ी सी करके निकाल देते हैं। और वो भी फिर आपको देखना पड़ता है कि वो किसी की प्रॉपर्टी के साथ नहीं है, हवा उसकी कहाँ जा रही है, बड़े बड़े रूल्स हैं वहाँ, रेगुलेशन बदलने पड़ेंगे सारे, जैसे मौसम बदल रहा है। मौसम में क्लाइमेट चेंज, तो आप अर्थक्वेक्स कर रहे हैं, ये और होगा। द अर्थ इज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। हाँ, असल में मैं इसलिए कह रही थी कि आज पाकिस्तान में भी ना, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी और गिरदोनवा में ज़लज़ला महसूस किया गया, और रिक्टर स्केल पर 5.9 के अराउंड उसकी शिद्दत बताई जा रही है। तो ज़लज़ले, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल चेंजेस, ये सब एक साथ इस वक्त दुनिया को फेस करने पड़े हैं। लेकिन आपका एनालिसिस इस पर काफ़ी पुराना है। अगर हम ईरान, अमेरिका, इजराइल के मामले की बात करें तो आप बहुत पहले बता चुके थे कि बातें आगे किस तरफ जाएंगी और मसले बढ़ेंगे। मसले बढ़ते हुए दिखाई यूँ दे रहे हैं कि सीज़ फायर है, MOU है, इसके बावजूद एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने टारगेट किया एक शिप को, तो अमेरिका ने उसमें जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमने ड्रोन साइट्स और जो मिसाइल साइट्स थी उनको टारगेट किया है। लेकिन ईरान का ये कहना है कि आप MOU की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो उसकी पहली शिक है, आप उसी को नहीं मान रहे। आप उससे पहले ये बता चुके थे कि ये मामला कितनी पेचीदगियों का शिकार है और क्या बनेगा, तो आपकी पेशगोई शामिल करते हैं। मेरा ख्याल है अभी आप देखिएगा गोइंग फॉरवर्ड, अगले दो तीन दिनों के अंदर ये शायद और टेंशन बढ़े वहाँ। मेरा ख्याल है प्लानिंग इस किस्म की शायद करेंगे ये कि अब से लेके नवंबर तक, जबकि मिड टर्म्स हो रहे हैं, उस वक्त तक थोड़ा बहुत ठक ठक होती रहे, आना जाना रहे, लड़ाई झगड़े चलते रहे छोटे पैमाने पे, मगर ये MOU जो है ना उसके ऊपर काम होता रहे थोड़ा बहुत। मुझे तो लग रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है अब बढ़ेगी, ये ख़त्म अभी हुई नहीं है। ये समझना कि आप जी बस गल्फ़ का मसले हल हो गए, ये ग्लोबल क्राइसिस बढ़ेगी और ईरान के ऊपर प्रेशर रहेगा। और मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये MOU तो बहुत अच्छा MOU है, मगर इसमें अगले 60 दिन के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, कल के प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था कि ये जो बहरीन के अंदर ये जो GCC वालों ने जो बयान दिया है, ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है जी, और इसके ऊपर ईरान का बहुत सख्त एतराज़ होगा। वो तो कल बात हो गई, और मैंने कहा था कि मुझे अब ऐसे लगता है कि आगे गड़बड़ होगी, ये स्मूथली नहीं चलेगा और इसमें काफ़ी झटपट होगी और आना जाना होगा और लड़ाई झगड़े फिर शुरू होंगे। और कल रात ही को लेट नाइट और अर्ली दिस मॉर्निंग आपने देखा वही हुआ कि अमेरिका ने काउंटर अटैक किया और उनके एक आइलैंड के ऊपर बमबारी की, उनकी कोस्टल बैटरीज के ऊपर बमबारी की, जिसके बाद फिर ईरान ने बहरीन के अमेरिकन अड्डा जो है वहाँ, उनका ये इल्ज़ाम है कि वहाँ से ये मिसाइल्स आती हैं और वहाँ से ये चढ़ते हैं जहाज़, तो उन्होंने उसके ऊपर फिर ड्रोन अटैक किया। तो अब बात ये है कि ये तो बड़ी सीरियस वायलेशन है और एस्केलेशन है जिसे आप समझते हैं। और ईरान की तरफ से किसी किस्म की लचक नहीं दिखाई जाएगी। उनका जो मौक़िफ़ था वो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, मगर ये जो बहरीन के अंदर जो स्टेटमेंट आया है वो 3-4 जगह पे वो MOU को वायलेट करता है। अच्छा, और उसके ऊपर बहुत से अब तबसरे भी होने शुरू हो गए हैं कि ये वायलेशन जो हो रही है ये सारी अमेरिका की तरफ से हो रही है और गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ से हो रही है। तो इसलिए ये लेबनान के अंदर जो हो रहा है ये तो बड़े वाज़ेह था, पहला ही पॉइंट है MOU का कि लेबनान के अंदर जो है वो सीज़ फायर होगी और उसके बाद
डिस्कशन शुरू होगी कि इसराइल ने वहाँ से कैसे विड्रॉ करना है, फॉरेन ऑक्यूपेशन नहीं होगी। तो यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। एक तरफ अमेरिका ने लेबनान के प्रेसिडेंट को और इसराइल को इकट्ठा बैठा के और उनके ऊपर प्रेशर डाल के ये फैसला करवा लिया है कि लेबनान की जो गवर्नमेंट है वो अपनी फ़ौज जो है वो भेजेगी सदर्न लेबनान और वहाँ हिजबुल्लाह को डिसआर्म करेगी। और हालांकि इसराइल बैठा होगा वहाँ, इसराइल हिजबुल्लाह को डिसआर्म करेगी। तो ये तो हिजबुल्लाह और लेबनान की फ़ौज के दरमियान लड़ाई कराना चाहते हैं, वही सिविल वॉर। तो ये और इसके ऊपर गल्फ स्टेट्स ने ओके कर दिया, हाँ हाँ ठीक है करो। तो एक तो ये सीरियस वायलेशन ऑफ द MOU। उसके बाद फिर ये जो गल्फ के ऊपर जो स्ट्रेट के ऊपर है, हॉर्मुज़ के ऊपर जो बात हो रही है, उसके ऊपर भी मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था कि ओमान और ईरान के दरमियान बैक चैनल में जो अंडरस्टैंडिंग हुई है कि छोटी मोटी फ़ीस चार्ज की जाएगी, 2 महीने के बाद देखा जाएगा, इसके ऊपर बात होगी। कोई ईरान ने कमिटमेंट नहीं की कि उसके ऊपर चार्ज नहीं लिया जाएगा फॉर द लॉन्ग टर्म। और इधर से इन्होंने ऐलान कर दिया, ये 6 मुल्कों ने, अमेरिका बैठा हुआ है ऊपर रूबियो, और ऐलान कर दिया कि जी किसी किस्म की भी फ़ीस नहीं चार्ज होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इट्स अगेन अ वायलेशन ऑफ द MOU। तो मैं समझता हूँ कि और फिर ये जो बात की एक और वायलेशन है, MOU के अंदर तो जिक्र ही नहीं है कि जी आप कि मिसाइल प्रोग्राम या आपके ड्रोन प्रोग्राम या किसी ऐसी आपके मिलिट्री जो प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर पाबंदियां लगेंगी। इसके ऊपर फिर बात आ गई है इसके अंदर। तो ईरान मस्ट बी वेरी अपसेट। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वायलेशन है जो अमेरिका ने बैठ के ये 6 या 7 ममालिक से अंगूठा लगवा लिया इसके ऊपर। और क्या उनको कहा है, क्या धमकी दी है, क्या कोई वादे किए हैं झूठे सच्चे, क्या किया है, मगर ये जो है दिस इज़ अ वायलेशन। अब सिचुएशन ये है कि अब ईरान क्या करेगा, और मुझे ऐसे लग रहा है कि ईरान चुप करके नहीं बैठेगा। तो अगर ईरान चुप करके नहीं बैठेगा तो वो जब भी ऐसी प्रोवोकेशन होगी तो वो उसका बदला लेगा। तो ये इसी चीज़ को वो कहते हैं एस्केलेशन लैडर। कि आप एक चीज़ करते हैं, दूसरा फिर उसके ऊपर एक्ट करता है, फिर आप कुछ करते हैं, फिर दूसरा उसके ऊपर एक्ट करता है। आहिस्ता 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 जो लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता जाता है, उसका लेवल बढ़ता जाता है। तो अब अभी तक तो ईरान ने रिस्ट्रेन किया, जितनी बमबारी उन्होंने की है ईरान ने तो उसके आधे भी नहीं की वापस में। उन्होंने तो ठीक ठाक वहाँ अटैक्स किए हैं। फिर इजरायली जहाज़ जो हैं वो गल्फ़ के ऊपर उड़ रहे हैं इस वक्त। ये ईरान ने इसके ऊपर भी प्रोटेस्ट किया है कि ईरान ने MOU में लिखा हुआ है कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी। वो तो कह रहे हैं अमेरिकन बाहर के जो फोर्सेस हैं वो भी विड्रॉ करेंगे। यहाँ ये इजराइल के जहाज़ वहाँ से उड़ रहे हैं और इस बमबारी के अंदर प्रॉबेबली हिस्सा भी लिया है। तो मैं समझता हूँ कि नीयत जो है अमेरिका की जो है वो और इसराइल की मिल के इसको डिरेल करना है इस MOU को। अब दिस इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज ईरान किसी सूरत में भी पीछे नहीं हटेगा जी। और ईरान के अंदर पहले ही लोग थे इंक्लूडिंग द आयतुल्ला जो कहते थे कि अमेरिका को ट्रस्ट मत करें। मैं समझता हूँ कि ये दगाबाजी करेगा, धोखा देगा आपको, मगर क्योंकि आप प्रेसिडेंट पेज़ेशकियान और वो जिम्मेदारी लेते हैं तो इसीलिए तो उन्होंने उधर खाता इजाज़त दे दी। तो अब वहाँ तो डिबेट शुरू हो जाएगी ना, हमने क्या कहा था आपको, ये देखें क्या कर रहे हैं आप। हम तो बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के साथ, हम ओमान के साथ बात कर रहे हैं, हम कतर के साथ बात कर रहे हैं कि कोई बायलैटरली इस चीज़ को मसले को हल करें। और ये इन्होंने क्या किया, ये ले गए इन सबको बाहरेन बैठा के। अभी जैसे मैंने कहा MOU के ऊपर स्याही जो है वो अभी तक खुश नहीं हुई और वहाँ बैठ के उनसे ये स्टेटमेंट दिलवा दी है और सबके अंगूठे लगवा दिए उसके ऊपर। तो वहाँ तो ईरान के अंदर डिबेट शुरू हो जाएगी कि हार्ड लाइनर्स कहेंगे हमने आपको क्या कहा था, डोंट ट्रस्ट देम। ये भी नहीं कि इनको भी ना ट्रस्ट करें, ओमान को ट्रस्ट ना करें, कतर को ट्रस्ट ना करें। हालांकि ओमान और कतर ने पॉजिटिव रोल्स भी अदा किए, सऊदी अरेबिया ने पॉजिटिव रोल अदा किए, और ये लोग जो हैं अब वहाँ उनके सामने खड़े नहीं हो सके और ये सारा उन्होंने बयान उनसे दिलवा दिए। तो आई थिंक कि ये बात आगे टेढ़ी होगी। किसी स्टेज पे भी मेरा ख्याल है ईरान ये कर सकता है कि फिर से वो एम्बार्गो लगा दे। अच्छा, बंद कर दे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को फिर बंद कर दे। अच्छा, और अभी तो धमकी है, अभी तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी इजाज़त लेके जाएं। कोई पैसे नहीं चार्ज कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे। अभी वो कह रहे हैं हमारी इजाज़त लेके जाएं, हमें इतला करके दें, हम आपको बताएंगे कहाँ से जाना है। तो मगर वो क्या कर रहे हैं कि जो लेन से ईरान ने डिमार्केट किया कि ये सड़कें हैं जी जी, ये रूट्स हैं, इनसे जाएं, वो क्या कर रहे हैं, वो दूसरे रूट से आ रहे हैं जो ओमान के करीब है जी। ताकि ये तो ईरान को तो ज़ाहिर तकलीफ होगी बिकॉज ये तो ईरान कंट्रोल कर रहा है सारे उसको, उन्हीं का तो ये हथियार है एक। तो मैं ये समझता हूँ कि ये लेबनान वाला इशू
इसके ऊपर मसले बनेंगे सीरियस किस्म के, क्योंकि अगर किसी सूरत में भी लेबनीज़ आर्मी मूव करती है हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ तो ईरान तो विल रिएक्ट वेरी बैडली, और हिजबुल्लाह भी लड़ेगा, और एक दफ़ा फिर मैं समझता हूँ फिर हुथीज़ भी आ जाएंगे, ये लोग फिर, इसे एस्केलेशन कहते हैं जी। फिर वो रेड सी के अंदर भी, और जब ये होगा तो फिर अमेरिका क्या करेगा, फिर इसराइल क्या करेगा, फिर इनके ऊपर और प्रेशर होगा कि आप वापस लड़ें, तो इसी को वो एस्केलेशन लैडर कहते हैं। ठीक। क्योंकि ये आई थिंक आयशा दिस इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो है उसको फिर एक्टिव करना पड़ेगा, फिर भाग दौड़ शुरू हो जाएगी, और ये जो डबल गेम खेल रहे हैं, जेडी वैंस एक तरफ एक बात कर रहा है और मार्क रूबियो दूसरी तरफ दूसरी बात कर रहा है। मार्क रूबियो 100% इसराइल की साइड ले रहा है, और जेडी वैंस जो है वो चाहता है कि ये सेटल हो, बचाया जाए और वर्ल्ड इकोनॉमी को बचाया जाए, और वो जो MOU है उसको डिफेंड कर रहा है। हाँ। और मार्क रूबियो MOU को नहीं डिफेंड कर रहा, उसको वायलेट कर रहा है। ये उसके पैरेलल GCC की एक स्टेटमेट लेकर आए हैं सामने जो मुतजाद है। हाँ। तो सिट साहब, ये अंदरूनी तौर पर पेंटागन और व्हाइट हाउस के दरमियान कोई खिंचातानी का आपको मुहर्रिक नहीं लगता? एक तरफ मार्को रूबियो चल रहे हैं और एक तरफ जेडी वैंस। मैंने ये कल के प्रोग्राम में भी आपने ये सवाल पूछा था। हाँ। और मैंने आपसे कहा था ये सोची समझी गेम है, ये ऐसे नहीं है कि कोई कॉन्फ्रंटेशन है आपस में, नहीं, ये सोची समझी गेम है, क्योंकि मार्क रूबियो एक कंस्टिट्यूंसी है अमेरिका में और इसराइल में, उसको खुश रखना चाहता है, और जेडी वैंस है वो एक दूसरी कंस्टिट्यूंसी अमेरिका में जो जंग को ख़त्म होना चाहती है। नौजवान तबका और जो बाकी लोग हैं वो चाहते हैं इसको ख़त्म किया जाए, ये फॉरएवर वॉर ना बनाई जाए। और उधर दूसरी जो कि जिसको एस्टैब्लिशमेंट के हिस्से हैं, डेमोक्रेट्स के हिस्से हैं, रिपब्लिकन्स हैं, एपैक है, इसराइल है, इनके साथी दोस्त हैं जो चाहते हैं कि इस जंग को जारी रखा जाए और रजीम चेंज से कम हमने बात नहीं माननी। तो मैं समझता हूँ ये दो कंस्टिट्यूंसीज हैं जिसको डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं या प्ले कर रहे हैं, इसके प्ले भी कर रहे हैं, बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मगर इसका जो नेट इफेक्ट है वो ये बैलेंस नहीं होगा, एस्केलेशन होगी। लेकिन एस्केलेशन के लिए ये जो रिपब्लिकन डोमिनेंट सेनेट में एक करारदाद आई है, सिंबॉलिक ही सही, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर दोबारा अटैक करना चाहेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप तो उन्हें इजाज़त दरकार होगी कांग्रेस की। नहीं, मेरा ख्याल है वो नहीं चलेगा, वो तो एक रेजोल्यूशन ही है, अभी कोई कानून तो नहीं बनाना जी, वो सिंबॉलिक है। हाँ, सिंबॉलिक है, वो सिर्फ एक इशारा है। अभी तक तो फुल बैकिंग है जो डोनाल्ड ट्रंप को फ्रॉम कांग्रेस, क्योंकि उनकी मेजॉरिटीज़ हैं दोनों जगह, दोनों हाउसेस में। तो आई थिंक ये गेम चलेगी ऐसे ही आयशा टिल द मिड टर्म्स। राइट। अच्छा, अब यहाँ कोई नई कंस्पिरेसी थ्योरी शुरू होगी, नई कंस्पिरेसी थ्योरीज, या आप समझें सोशल रियलिज्म थ्योरीज। एक बहुत अहम कमेंटेटर हैं जो कि स्ट्रक्चरल रियलिज्म के ऊपर लिखते हैं, रॉबर्ट पैप। रॉबर्ट पैप की लेटेस्ट इंटरव्यू में सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि ये एस्केलेशन लैडर चलेगा। अच्छा। यहाँ पावर की गेम है, ये अब और कोई गेम नहीं है सिवाय पावर की। ये अमेरिका का पावर अगले 10 साल में ऐसे लगता है कि कम होगा और मल्टीपोलैरिटीज़ निकलेंगी। उनका ये कहना है कि मिडल ईस्ट के अंदर ईरान सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, पहले चाइना है, रशिया है, वो तो है ही, और फिर वो कह रहे हैं कि अब मिडल ईस्ट के अंदर ईरान विल बी द पैरामाउंट पावर। अच्छा। तो इसको रोकने के लिए अमेरिका जो है हर किस्म की हरकत करेगा, और इसकी वजह से एस्केलेशन भी होगी और कॉन्फ्लिक्ट भी होगी। अच्छा। और उनका ये कहना है कि इसराइल अब वो पावर नहीं रहेगा। इसराइल अमेरिका के साथ मिल के एब्राहम अकॉर्ड्स का मकसद ये था कि इसराइल शुड बी द डोमिनेंट पावर, इसीलिए ईरान रहता था रास्ते में, उनको ख़त्म करना था। रॉबर्ट पेप का ये कहना है कि अब चाइना रशिया के अलावा 2 और नए पावर्स निकलेंगे। अच्छा। एक ईरान निकलेगा और एक टर्की निकलेगा। अब पाकिस्तान को छोड़ दिया नहीं, पाकिस्तान तो इकोनॉमी नहीं है ना, पावर बन नहीं सकता ना। जिनकी इकोनॉमीज हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, वही पावर बनते हैं ना, और लड़ने वाले भी वही हैं। हम तो किसी लड़ाई में नहीं हिस्सा लेना चाहते। तो अब बात यह है कि अगर ये सिचुएशन है तो इसराइल तो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब है इसराइल के सारे ग्रेटर इसराइल प्लान्स, डोमिनेशन, वो सब फारग है। और इसराइल के बाय द वे अगर ईरान ये फैसला करे कि हमने सख्त अटैक करना है इसराइल के ऊपर, तो ईरान को तो सिर्फ 100 मिसाइल्स फेंकने हाइफा के ऊपर, उनकी जो पोर्ट है जहाँ से 60% इसराइल की सारी तजारत आती है जाती है, तो वो तो अगर पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो इसराइल तो आइसोलेट हो जाएगा। ऊपर से अमेरिका के अंदर ये बात हो रही है कि हमारे टैक्स डॉलर्स आर सपोर्टिंग इसराइल। तो आयशा, आई फेयर दैट इस वक्त एक अगर डायलेक्टिकली इसको देखा जाए, क्या चीज़ बढ़ रही है और क्या चीज़ कम हो रही है, जैसे चीज़ें बढ़ती है और कुछ चीज़ें कम होती हैं इन रिलेशनशिप, तो उस सूरत में अंदर कॉन्फ्लिक्ट होती है।
तो कॉन्फ्लिक्ट इसलिए है कि इजराइल का पावर डिमिनिश हो रहा है और ईरान का पावर बढ़ रहा है, और ये जो अमेरिका की डिफीट हुई है इसके साथ ईरान का पावर बहुत बढ़ गया। यही सिचुएशन इंडिया पाकिस्तान की भी है जी। इंडिया का पावर वाज अनचैलेंज्ड, हाँ, इधर उधर चाइना का पावर वाज अनचैलेंज्ड। हमारा जो पिछले साल जो जंग हुई है उसके साथ हमें एक रिलेटिवली पावर का भी हमें भी इक्वेशन मिल गया है, हम भी उस इक्वेशन में आ गए, और अब हमने जो डिप्लोमेसी में जो काम किया है उसके साथ हम भी एक रीजनल पावर की हैसियत अपनाने लगे हैं। तो आई थिंक ये मल्टीपोलैरिटी आगे बढ़ेगी, जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी रीजन्स के अंदर, क्योंकि जो लोग पहले बड़े थे उनको चैलेंज किया जाएगा। जैसे हम अब इंडिया को चैलेंज करेंगे, ईरान इसराइल को चैलेंज कर रहा है, गल्फ स्टेट्स को चैलेंज कर रहा है, टर्की सीरिया और इराक में चैलेंज करेगा, आप देख लीजिएगा। सो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स विल हैपन गोइंग फॉरवर्ड। और चाइना जो है वो अब ताइवान लेके ही रहेगा। ठीक, ये तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक, यानी बहुत से जो मामला है वो रिजॉल्व होंगे और नए उठेंगे, और उसके दौरान कॉन्फ्लिक्ट होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, कि ब्लडशेड होगी, जंगें होंगी। हाँ। नया ऑर्डर जब आता है ना, मंजरनामा, तो वो पुराने ऑर्डर के साथ लड़ के आता है। पुराना ऑर्डर जो है उसको छोड़ता नहीं कि आप आ जाए हमें छोड़ फारग कर दें, लड़ाई होती है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ये पहली मेजर कॉन्फ्लिक्ट है। अब यूरोप के अंदर भी आप देख लें, यूक्रेन वॉर जो है वो उसने इतना स्ट्रेन डाल दिया नेटो के अंदर कि नेटो टूटने को आ रहा है, कैटलिस्ट बन गए उसमें, नेटो टूटने को आ रहा है। एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो कि 100% अपनी अब डिफेंस के ऊपर पैसे खर्च करने लगा था और अपने सोशल वेलफेयर स्टेट को ख़त्म करने लगा था, वो उसकी छुट्टी हो गई। तो यूरोप भी अब डिवाइड हो गया ना ऑन क्या हाउ टू डील विद रशिया एंड द यूक्रेन वॉर। तो अमेरिका पहले पुल आउट हो गया है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आज आपको सिर्फ छोटी छोटी इशारे नज़र आ रहे हैं, इंडिकेटर्स। मगर अगर आप डायलेक्टिकली देखें, एक तरीका होता है एनालिसिस का, रियलिज्म का, डायलेक्टिकल का, कि क्या चीज़ बढ़ रही है और क्या। तो आज जो चीज़ बढ़ रही है उसके रुकावटें होंगी, मगर वो बढ़ती जाएगी। या तो हो ना कोई एक साल के लिए बढ़े पे दूसरे साल गिर जाए, नहीं, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स आ रहे हैं मल्टीपोलैरिटी के। तो वो आप देखिएगा अगले 5-10 साल के अंदर अंदर ये सारा जो सिनारियो है ये चेंज हो जाएगा, मगर दे विल बी कॉन्फ्लिक्ट। और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इस वक्त सबसे अहम कॉन्फ्लिक्ट है, ये होगी। और इसके ऊपर अब अगर पाकिस्तान ने रोल अदा करना है तो पाकिस्तान को तो स्लीपलेस नाइट्स होंगी। अब फील्ड मार्शल साहब और शहबाज शरीफ साहब तैयारी पकड़ लें, ये फिर टूटेगा ये MOU, फिर भाग दौड़ होगी, फिर ये आना जाना होगा, फिर इनको बनाया जाएगा, फिर मुआहदे होंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा, और किसी स्टेज पे ऐसे लगेगा कि बिल्कुल कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो बहुत आगे बढ़ गई है। हाँ। और फिर ये भी लोग कह रहे हैं इस जिसके अंदर मैं थोड़ा सा अपना भी दो पैसे का चाल डालना चाहता हूँ। हाँ, 2 सेंट्स। तो वो ये कि मेरा ये ख्याल है कि ये नवंबर के बाद सिचुएशन फिर बिगड़ जाएगी। कहाँ रीजन में? बिटवीन ईरान एंड अमेरिका। ओके, नवंबर इलेक्शंस के बाद आई थिंक थिंग्स विल चेंज अगेन। मैं समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बड़ा प्रेशर है इस वक्त, मगर क्योंकि और कि ईरान को ख़त्म करना है, मगर वो इसलिए नहीं आगे बढ़ रहा। 2 वजूहत हैं। एक ये कि ग्लोबल इकोनॉमी सफ़र कर रही है और अमेरिका भी सफ़र कर रहा है, और उसका ख्याल है कि ये अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हम, इलेक्शंस आ रहे हैं, तो इसलिए इसको कुछ सांस लेने की होल्ड कर लें। दूसरा ये है कि अभी पूरे डिटेल्स निकल रहे हैं कि अमेरिका की स्टॉक पाइल ऑफ वेपन्स जो है वो बिल्कुल कुछ हथियार तो आधे ख़त्म हो गए, और जो मिनिमम रिजर्व लेवल्स होते हैं डिफेंस रिक्वायरमेंट्स के लिए वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, आखिरी स्टेज पे आ चुके हैं। और पूरी एक रिपोर्ट शाया हुई है, अगर आप कहें तो अगले प्रोग्राम में हम वो रिपोर्ट भी शाया कर करेंगे कि अगर रशिया या कोई और मुल्क ऐसा करता है कि या किसी के साथ जंग लगती है तो अमेरिका इस चाइना का ना इशू बेसिकली चाइना के साथ, इसीलिए अब यूक्रेन को भी हथियार देने मसला बना हुआ है अमेरिका के लिए, इसराइल को हथियार देना मसला बना हुआ है। और जो शॉर्टेजेस हो रहे हैं देर ऑल इन वेरी क्रिटिकल एरियाज। क्रिटिकल एरियाज ये हैं जो मिसाइल्स इनके हैं, जो आयरन डोम को प्रोटेक्ट करती हैं, और जो जहाज़ों के लिए हैं, हर किस्म की मिसाइल स्टॉक्स अमेरिका के जो है ना, और रॉकेट्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। कुछ तो 80% कम हो गए हैं, कुछ 50% कम हो गए हैं। इसकी पूरी डिटेल्स अब शाया हो गई हैं इंटरनेट पे, एनालिसिस जारी है, एनालिसिस भी चल रहा है। तो अमेरिका को वक्त लगेगा, और ये कहा जा रहा है आयशा कि कम अज़ कम साल लगेगा कुछ चीज़ों को स्टॉक्स को रीस्टॉक करने में। ये 2 हो गए। तीसरा है तेल। अमेरिका के ऑयल रिजर्व्स जो हैं, जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर अभी $6 का ऑयल नहीं हुआ, अभी भी $4 पे है, क्योंकि वो अपने ऑयल रिजर्व्स निकाल रहे हैं ताकि ये ऑयल की कीमत जो है ना वो ज़्यादा ना बढ़े, और वो गिरते जा रहे हैं। और अब वो उस लेवल पे आ गए हैं जिस पे 20% रह गए हैं सिर्फ, और उनको कहा जा रहा है कि इससे ज़्यादा आप आगे और नहीं अब ये कर सकते, रोकें, और अगले 6 माह के अंदर इतना तेल ख़रीदें
और प्रोड्यूस करें कि आपके स्टॉक लेवल्स फिर बढ़ जाएं, ताकि आगे अगर जंग करनी पड़े तो आपके पास स्टॉक लेवल्स हों। तो मैं ये समझता हूँ इस किस्म के रीजंस हैं जिसकी वजह से अमेरिका इस वक्त एक ये MOU वगैरह साइन किया उसने, और साथ साथ रूबियो को लगाया हुआ और कि कहो कि नहीं हम तो लड़ेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम पैसे नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ जो है वो ये स्पेस लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नवंबर तक ज़्यादा इकॉनमी का क्रैश ना हो और भी हमें जंगी हथियार की ज़रूरत ना पड़े। सो मेरा ये ख्याल है मेजर वॉर अभी नहीं होगी इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। झड़पें होंगी, बस झड़पें होंगी, ऊपर होगा, नीचे होगा, 2-2 दिन भी चल सकती है कुछ चीज़, फिर चुप हो जाएगा, एक दूसरे को के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे कि आपने ये क्लॉज वायलेट किया, आपने ये क्लॉज वायलेट किया। तो ये चलेगा और फिर ब्रेकडाउन भी हो जाएगा, फिर भागदौड़ होएगी, फिर तय होगा कुछ ना कुछ। मगर जो सीरियस, अगर कोई चीज़ सीरियस होनी है जिसकी वजह से एक दफ़ा फिर अमेरिका जो है और इजराइल मिलकर ईरान के ऊपर हमला करेंगे, दैट कैन ओनली हैपन आफ्टर द मिड टर्म्स। उसके बाद फिर कोई रिस्ट्रेनिंग फैक्टर नहीं होगा, कोई हाथ रोकने वाला नहीं होगा, कोई वजह नहीं होगी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिर इसी ट्रैप में ना आ जाए और एस्केलेशन ट्रैप में ना आ जाए। और वो स्टेज पे अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि कोई पता नहीं अमेरिका फिर से रीड्राफ्ट, जो ड्राफ्ट है टू ड्राफ्ट पीपल इनटू द आर्मी, उसको री इम्पोज कर दे और बूट्स ऑन ग्राउंड का जो ऑप्शन है कि जी 1 लाख 2 लाख 3 लाख अमेरिकन ट्रूप्स को ईरान के अंदर भेजा जाए फॉर अ कंप्लीट विक्ट्री ओवर ईरान ऑन द ग्राउंड, जो कि लोग समझते हैं विल बी सुइसाइडल बिकॉज ईरान इज़ नॉट वेनेजुएला, ईरान इज़ नॉट इवन सीरिया, ईरान इज़ ईरान। और इसलिए तो आई थिंक इस किस्म के इश्यूज जो है वो खड़े हो रहे हैं। अच्छा, ये आपने अमेरिका के पेश नज़र जो मामलात हैं वो बताए, ईरान के पेश नज़र सेठी साहब इस वक्त क्या है? आपने कहा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा ईरान ने किया है इस अटैक के बाद, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही GCC कंट्रीज़ की तरफ से ये स्टेटमेंट आई, उन्होंने राब्ते शुरू कर दिए या उनसे राब्ते कर लिए गए UAE की जानिब से, उधर तजारत बहाल होने की बात की जा रही है। ओमान के वज़ीर ख़ारिजा के साथ अब्बास अराग़ची साहब का अपने तौर पर रब्ता हुआ। आपने पहले प्रेडिक्ट किया था कि ये ममालिक अपने तौर पर मामलात ईरान के साथ सुलझाएंगे, मगर एक तरफ GCC में ऐसी स्टेटमेंट देना और उसके फ़ौरी बाद इस नौयत के राब्ते करना कि ट्रेड भी बहाल हो जाए, फ़्लाइट्स भी दुबई के साथ 1 जुलाई से बहाल होने जा रही हैं, ये क्या ज़ाहिर करता है? देखिए, ये तो फिर ऐसे लगता है कि अमेरिका ने इनको कहा है कि ये बयान आप साइन कर दें, हाँ, मगर आप ईरान के साथ नॉर्मलाइज कर लें। अच्छा, बिकॉज हमें ज़रूरत है इस बयान की, बिकॉज हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है। या तो ये थियरी है कि अमेरिका के कहने के ऊपर इन्होंने कर दिया है और उधर ईरान के साथ बराह रास्त उसको बता दिया है कि फिक्र ना करो, ये हमें प्रेशर तो हमने कर दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि वी विल स्टिक टू इट और चले हम नॉर्मलाइज करते हैं आपस में। मगर ईरान भी तो बेवकूफ़ नहीं है ना, बिकॉज देखिए अगर ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि अब सब ने ऑन पेपर लिख दी हैं, तो फिर बाद में तो ईरान के लिए नेगोशिएट करना मुश्किल हो जाएगा ना कि हार्मोज़ को किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से नहीं चलाना है, पैलेस्टाइन के अंदर क्या होना है, लेबनान के अंदर क्या होना है। क्योंकि अगर ईरान ये बात मान लेता है तो फिर बाद में कैसे ये कहेगा कि जी हम नहीं मानते इस बात को। तो ये इसके इससे डबल एज वेपन। तो मगर इनकी तरफ से तो ये है ना, गल्फ स्टेट्स की तरफ से एक तरफ वो अमेरिका के साथ बैठ गए जाके, दूसरी तरफ ईरान को कह रहे हैं हम तो अब अमेरिकन को नहीं आने देंगे यहाँ, आप हमारे साथ को मुक्का कर लें। तो ये गेम्स चल रही हैं और ईरान को ये सारी चीज़ें जो है ना स्टडी कर रहा होगा कि आपने कैसे डील करना है, कैसे नहीं करना है। एक तरफ ईरान के अंदर लोग होंगे जो ये कह रहे होंगे कि ठीक है, इनको इनकरेज करें कि अमेरिका से दूर हों, अच्छा, इनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना डालें, क्योंकि हमारे भी इंटरेस्ट यही है, उनके ऊपर प्रेशर है अमेरिका का, मगर आप इनको दूर ना करें, इनको आने दें, करीब आएँ, तो हमारे साथ कोई बना लें, कोई डिपेंडेंसीज हो जाएं, तो ताकि हम बेसिकली इनके साथ कुछ सेट कर सकते हैं अमेरिका से दूर करने के लिए। दूसरी तरफ ये होगा कि नहीं, ये धोखा देंगे, ये भी अपने लिए 4 महीने लेना चाहते हैं अपने आप को मजबूत करने के लिए, और फिर अमेरिका के साथ ही जाके बैठेंगे। तो ग्राउंड के ऊपर ये क्या कर रहे हैं देखिए ना, बातें तो अपनी जगह पे हैं। तो ये दोनों चीज़ें चल रही होंगी। इस वक्त प्रेशर ईरान के अंदर, इंटरनल ईरान के अंदर डिबेट चलेगी कि किस हद तक आपने अमेरिका को ट्रस्ट करना है, किस हद तक आपने UAE को ट्रस्ट करना है, किस हद तक आपने कतर के साथ बात करनी है और ओमान के साथ बात करनी है और सऊदी अरेबिया के साथ। तो ये अब आपने देखना ये है कि प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं और कागज़ों के ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, और अमेरिका जो कागजी कार्रवाई है उसके ऊपर किस किस्म की एडवांटेज लेने की कोशिश करता है। बिकॉज आपने देखा ना, डोनाल्ड ट्रंप हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा बयान दे देता है जिससे लगता है ऐसे है कि वो तो कह रहा है कि ईरान के साथ ये बात ही नहीं हुई, बात तो कुछ और हुई है। हर रोज़ एक लड़ाई झगड़ा चल रहा है ट्विटर के ऊपर। वो कह रहा है कि
ईरान को कोई पैसे नहीं देने हमने, जो पैसे हैं उसके साथ ईरान जो है हमारे फार्मर्स की ग्रेन खरीदेगा, बल्कि हम तो ईरान से पैसे लेंगे, वो हाँ तो ये हम बात तो है, पैसे उल्टी। लेंगे इनसे, एंड सो उधर से वो कहते हैं क्या बकवास कर रहा है, हाँ। ऐसी तो बात ही कोई नहीं है। तो ये चीज़ें चल रही हैं, मगर ये क्योंकि सिर्फ ट्विटर के ऊपर चल रही है तो इसके साथ इतना डैमेज नहीं होता। मगर जब MOU की वायलेशन होती है ऑन द ग्राउंड, जो कि लेबनान में हो रही है, और ये जो इस किस्म के बयान इन्होंने दिए हैं, और ये जो अटैक किया है अमेरिकनों ने ऑन ईरान, दिस इज़ अ प्योर वायलेशन। तो अब ईरान कैसे डील करेगा, वी हैव टू वेट एंड सी, बट ये क्लियरली कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता जा रहा है। ये इतना सिंपल नहीं है कि MOU हो गया और अब सब कुछ ठीक होगा। जैसे मैंने पहले कहा, लड़ाई झगड़े चलेंगे और किसी न किसी स्टेज पे फिर टूट जाएगा सब कुछ, फिर बनाना पड़ेगा। तो पाकिस्तान को जैसे कहते हैं रोल अप इट्स स्लीव्स, अगर आपने रोल अदा करना है तो तैयार रहें फ्लाई करने के लिए, किसी वक्त भी आपको फिर ईरान जाना पड़ेगा या वाशिंगटन जाना पड़ेगा। हाँ, ये खबरें आ रही थी कि ऐसा हो सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म, वैसे लेकिन वज़ीर-ए-आज़म तो सुप्रीम लीडर, उनकी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए जा रहे हैं जल्दी, उन्हें इनविटेशन भी आया हुआ है ज़िम्मे। लेकिन सेठी साहब, चाहे वो बहरीन में अटैक का मामला हो, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अटैक हो, चाहे अमेरिकन स्टेटमेंट्स हों, GCC कंट्रीज़ का ये स्टेटमेंट हो, इन सब में पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्यों गायब है? ये खबर आई थी कि गल्फ़ ईरान एक समिट हो सकता है जिसको सऊदी अरेबिया लीड करेगा, उसको पुश करने के लिए पाकिस्तान एफर्ट्स कर सकता है, या वो R4 का जो इजलास हुआ उसमें इस नौयत की बात हुई होगी। पाकिस्तान कहाँ है, या कोई कमेंट क्यों नहीं आ रहा? पहला राउंड ख़त्म हो गया है, अब पाकिस्तान को कोई दावत देगा तो पाकिस्तान आएगा ना। और ये जो R4 R5 की जो बात हो रही है, पता नहीं यार, ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि यहाँ GCC में ये बयान आ गए हैं और उधर R4 और R5 वाले फिर इकट्ठे हो जाएं कहीं ना कहीं, और वहाँ से कुछ और बयान आने शुरू हो जाएं कि सो यू नो, ये इस किस्म की कन्फ्यूजन है वहाँ। जेन्युइनली इतना बड़ी तब्दीली आई है वहाँ। अच्छा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि किसने कहाँ जाना है। UAE के ले लें आप, अब सऊदी अरेबिया का ले लें, ये तो सॉलिड अमेरिकन एलाइज रहे हैं, सॉलिड, ठीक है ना। कतर और ओमान के तो इतने नहीं है जितने इन दोनों के हैं। मगर ये देखें ना आप, सऊदी अरेबिया को तो पहले समझ आ गई जी, वो तो उसने तो इब्राहिम अकॉर्ड से छुट्टी करा दी, तो उन्होंने समझ आ गई, और पाकिस्तान की मदद के साथ समझ आई कि ईरान के साथ बना के रखो। और चाइना की भी, चाइना ने भी जाहिर है, वो तो सारा यही था ना कि वो समझ गए। मगर UAE नहीं, अभी UAE अभी भी दूसरी गेम खेल रहा है। हाँ। तो ये अभी मेरा ख्याल है ये ब्लॉक्स बनेंगे, हाँ। ये लड़ाई भी होगी, बातें भी होंगी, नुकसान भी होगा एक दूसरे का, और ये राउंड भी हो जाएगा। ये मामला अभी सेटल होने वाला नहीं है, ये वक्त लगेगा। और अगला राउंड अगले हफ्ते, अगला राउंड वो कहते हैं कि सब अगले हफ्ते है जी, हमारे फॉरेन ऑफिस ने कहा हो सकता होगा। और कहाँ होगा? पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान में इंसिस्ट करेंगे इस्लामाबाद में हो।